नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 की परीक्षा के लिए जनरल साइंस के 25 सबसे बेहतरीन प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसका भाग 8 यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज की हमारी जो जनरल साइंस की क्लास है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन 25 प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। उत्तल दर्पण को इसमें से क्या कहा जाता है, आपसे पूछा गया है। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसको जो है अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। तथा मेन रूप से जो उत्तल दर्पण है इसका जो प्रयोग है वाहनों में पीछे के यातायात को देखने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जो 4 व्हीलर्स होते हैं या अन्य वाहन होते हैं उनमें जो है एक आगे की तरफ मतलब ड्राइवर के सीट के बगल में ही आपने देखा होगा एक छोटा सा मिरर लगा होता है। तो वह जो मिरर होता है, वह जो दर्पण होता है, वह उत्तल दर्पण होता है। उसकी सहायता से जो ड्राइवर होते हैं वे वाहन के पीछे के यातायात को देखते हैं। तो उस दर्पण को जो है हम उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं तथा इसका अन्य नाम है अपसारी दर्पण। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देता है, इसका मेन कारण क्या है। वास्तविक सूर्योदय से पहले हमें सूर्य का दिखाई देना किस घटना के कारण ऐसा होता है, पूछा गया है प्रश्न में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही जो सूर्य है वह सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही हमें दिखाई देने लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा प्रकाश के अपवर्तन के और क्या क्या एग्जाम्पल हैं, जैसे रात में जो तारे टिमटिमाते हैं वे प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। इसके अलावा जल के अंदर डूबी हुई जो मछली होती है वह वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर हमें दिखाई पड़ती है प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण। इसके अलावा जब किसी छड़ का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता है तो वह जो छड़ है हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती है, किस कारण से, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वह जो छड़ होती है पानी में हमको टेढ़ी दिखाई पड़ती थी। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रकाश के अपवर्तन के। इसके अलावा सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का जो दिखाई देना होता है वह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। तो जो भी एग्जाम्पल मैंने इसके बताए हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो लाल रंग का प्रकाश होता है इसका जो प्रकीर्णन होता है वह कम होता है, जिस कारण से खतरे के और निशान के लिए लाल प्रकाश का जो प्रयोग है यह किया जाता है। तो आपने देखा होगा जो सिग्नल होते हैं और जो रोड लाइट होती है, सिग्नल वाली होती है, मतलब ट्रैफिक लाइट होती है, वह लाल रंग की इसी कारण से होती है क्योंकि वह दूर से ही दिखाई पड़ती है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसका कारण क्या होता है कि इसकी जो स्कैटरिंग होती है लाल रंग के प्रकाश की वह कम होती है, जिस कारण से खतरे के संकेतों के लिए जो है इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक जो लाइट होती है उसमें भी लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाल रंग के प्रकाश का जो प्रकीर्णन है, जो स्कैटरिंग है लाल रंग के प्रकाश की, वह न्यूनतम होती है, जिस कारण से जो लाल रंग का प्रकाश है यह यातायात में रेलवे के सिग्नल के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट किस रंग के होते हैं। तो जो इंद्रधनुष है इसमें कितने रंग होते हैं, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिएगा। तो इंद्रधनुष में टोटल आपके कितने रंग हो जाएंगे, टोटल रंग 7 होते हैं इंद्रधनुष के। इनको याद रखने का एक फॉर्मूला है, एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, VIBGYOR, विब ग्योर। तो इसकी सहायता से जो है आप इन 7 रंगों को याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि इसके दोनों सीमांत वर्णपट क्या होते हैं। तो यहाँ पे दोनों सीमांत की बात हुई है, तो यहाँ पे V और R की बात यहाँ पे हो रही है।
तो वी मतलब आपका क्या हो जाएगा, वायलेट यानी कि क्या हो जाएगा, बैगनी हो जाएगा, और आर मतलब रेड यानी कि लाल हो जाएगा। तो दोनों सीमांत वर्णपट, एक बैगनी होता है और एक लाल होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैगनी और लाल। इसके अलावा कौन कौन से रंग होते हैं, इंडिगो मतलब जामुनी हो जाएगा, बी से ब्लू मतलब नीला हो जाएगा, जी से ग्रीन मतलब हरा हो जाएगा, वाई से येलो मतलब पीला हो जाएगा, और ओ से ऑरेंज मतलब नारंगी हो जाएगा। तो ये 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, तथा इसके दोनों सीमांत वर्णपट कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है बैगनी और एक होता है लाल। अगला प्रश्न आपके सामने है, मायोपिया जिसको हम निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं, इसको किसकी सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष का एक अन्य नाम है मायोपिया। तो सबसे पहले ये आप याद कर लीजिएगा कि जो निकट दृष्टि दोष है इसको हम मायोपिया के नाम से भी जानते हैं। तो मायोपिया को किसकी सहायता से हम ठीक कर सकते हैं, तो निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस की सहायता से ठीक किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की सहायता से। ऑप्शन आपका यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, तो जो भी व्यक्ति इस दोष से पीड़ित होता है उस व्यक्ति को पास में रखी हुई वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, परंतु जो दूर की वस्तु है वह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस दोष में यही जो है कमी होती है। तथा निकट दृष्टि दोष में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बनता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष में आंख पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना पर न बन के रेटिना के पहले बनता है, तथा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर आप लोग याद रखिएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता में क्या जो है परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए जो हवा है, जो वायु है, उसका टेम्परेचर अगर बढ़ता है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की जो क्षमता है वह भी बढ़ेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर टेम्परेचर हवा का घटेगा तो उसकी जो है जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी घटेगी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। सीटी स्कैन करने में किस किरण का प्रयोग किया जाता है, तो एक्स किरणों का जो प्रयोग है वह सीटी स्कैन में किया जाता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, डेसिबल जो है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल का जो प्रयोग है ध्वनि वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु इसमें से कौन सी है, तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु आपकी हो जाएगी पोटेशियम। तो इसे आप याद रखिएगा। पोटेशियम के बाद सेकंड नंबर पे आती है आपकी सोडियम। तो दिए गए ऑप्शन में पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, फिर सेकंड नंबर पे आपकी होगी सोडियम। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर पोटेशियम ऑप्शन में आपका नहीं होता तो राइट आंसर आपका सोडियम होता। अगला प्रश्न आपके सामने है, और निम्नलिखित धातुओं में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें से वह कौन सी धातु है जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सोना। सोना जो है स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सोना को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, तो सोना को जो है Au से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। इसमें से वह कौन सा पदार्थ है जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। तो जिप्सम में जो है कैल्शियम होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है। इसमें से वह कौन सा तत्व है जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है, उसकी आपको पहचान करनी है।
तो दिए गए ऑप्शन में से सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला इसमें से तत्व हो जाएगा कार्बन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व माना जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही है, कार्बन। भारी जल का जो अणु भार है वह कितना होता है? तो भारी जल का अणु भार होता है 20, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा 20। अगला प्रश्न आपके सामने है, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए इसमें से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का जो प्रयोग है वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आपका ए ऑप्शन आपका हाइड्रोजन वाला सही हो जाएगा। इसमें से कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है, उसकी आपको पहचान करनी है कि इसमें से वह कौन सी गैस है जो नोबल गैस कहलाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम आपकी नोबल गैस है। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा कौन कौन सी नोबल गैसें होती हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आपकी नोबल गैसें हैं जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हीलियम, नियॉन आपकी हो गई, आर्गन हो गई, क्रिप्टन हो गई, जेनान हो गई, रेडान हो गई, ये सभी आपके क्या हैं? तो ये सभी आपके नोबल गैसें हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। नोबल गैसों को जो है अक्रिय गैस या शाही गैस भी कहते हैं, तथा ये जो नोबल गैसें हैं ये आवर्त सारणी के 18वें समूह में पाई जाती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, तथा ये जो है रासायनिक रूप से अक्रिय गैस होती हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? इसमें से वह कौन सी गैस है जिसको जो है स्ट्रेंजर गैस हम कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेनान को। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाएगा जेनान। तो जो जेनान गैस है इसको जो है स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी हम जानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तथा जो जेनान है यह नोबल गैस की कैटेगरी में आती है, अक्रिय गैस की कैटेगरी में आती है। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसमें से अश्रु गैस कौन सी है? अश्रु गैस की पहचान यहाँ पे करनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से अमोनिया जो है अश्रु गैस कही जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, अमोनिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवित व मृत जानवरों का, दोनों का, यानी कि आप याद रखिएगा जीवित व मृत दोनों का जो है जो जानवर होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, मकड़ियों के द्वारा उत्पादित जो रेशम होता है उसको क्या कहा जाता है? जो मकड़ियाँ होती हैं वे किस प्रकार के रेशम का उत्पादन करती हैं? तो गौसमीर रेशम। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार लिखा था गौसमीर। तो गौसमीर जो रेशम होता है उसका उत्पादन जो है मकड़ियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर हमारी आंखों से आंसू आने लगते हैं, तो यह किस कारण से होता है? तो सल्फेनिक अम्ल के कारण जो है हमारी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तो आप याद रखिएगा, सल्फेनिक एसिड के कारण। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? किस पिगमेंट के कारण, किस वर्णक के कारण जो टमाटर होता है उसका जो रंग होता है वह लाल होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइकोपिन। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लाइकोपिन नामक जो है वर्णक के कारण जो टमाटर होता है उसका जो रंग होता है वह लाल होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? सेब के फल में जो लाली आपको देखने को मिलती है वह किस कारण से होती है? तो एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है
तो एंथोसाइनिन नामक एक पिगमेंट होता है, एक वर्णक होता है, जिसके कारण जो है सेब में लाली आपको देखने को मिल जाएगी। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एंथोसाइनिन नामक वर्णक के कारण जो है सेब में लाली आपको देखने को मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ग्लूकोज का यहाँ पे फार्मूला पूछा गया है कि क्या होता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो C6H12O6 यह जो है फार्मूला होता है ग्लूकोज का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। यह जो है ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसका फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इस प्रकार से जो 25 प्रश्न बन सकते थे आज के जनरल साइंस के सेशन नंबर 8 में, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको आगामी आपकी जो ग्रुप डी की परीक्षा होने वाली है उसमें फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।